किसी भी लेवल की आपने पहले किया कि इलेक्ट्रॉन्स लेवल पढ़े हुए थे, फिर आपने बैंड थ्योरी पढ़ी कि ये लेवल्स हैं पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है, तो आपने देखा कि कौन से लेवल की ऑक्यूपेशन कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी संभावना है इस पर्टिकुलर लेवल के ऑक्यूपाइड होने की, तो वो चीज पता करनी है आपने। एक चीज होती है प्रोपोर्शन कितना ऑक्यूपाइड है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टेट एनर्जी स्टेट दैट इज ऑक्यूपाइड, कोई भी ऑक्यूपाइड हो उसको आप बोलते हो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। बट अगर प्रोबेबिलिटी पता करनी है, संभावना पता करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो आप पता करोगे। हाँ जी मैम वो कह रहे हैं अभी भी वही सेम इशू आ रहा है, आप मैम रिकॉर्ड कर लो क्लास फिर आ जाए। अच्छा ठीक है। To be occupied by electrons, वो होगी इसकी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी। अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखूं, वो कैसे डिफरेंट है ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी से, वो बताता है कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन से। डीओएस और ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक रिलेशन लिखवाया था आपको मैंने, E is equal to rho of T SE। तो आपने SE के बारे में पढ़ना है आज। ये है डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या बताते हैं, proportion of a state that are occupied, proportion of a state of states that are occupied by the system, occupied by the system at each energy। और ये है आपकी ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी। ये जो डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू बी ऑक्यूपाइड, ठीक है, बाय द कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कैरियर्स। तो वो क्या होगी आपकी Fe। ये आप Fe की बात कर रहे हो। ये क्या है, ये आपका डेंसिटी ऑफ कैरियर्स, डेंसिटी ऑफ तो कैरियर डेंसिटी अगर पता करनी हो तो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब कितनी प्रोपोर्शन जो है स्टेट्स का वो ऑक्यूपाइड है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी से, मतलब कितनी संभावना है किसी भी स्टेट की ऑक्यूपाइड होने की बाय द कैरियर्स। तो ये आ जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ कैरियर्स। ये जो डेंसिटी ऑफ कैरियर्स है, ये जब आप कैरियर कंसंट्रेशन निकालते हो ना, तब आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यूज करते हो। तो आज की जो चर्चा है वो सिर्फ ये है ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, उसके बारे में ज्यादा नहीं आप करोगे, आपके लेवल के लिए जितना जरूरी होगा वो स्टडी करेंगे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन थी, नोट डाउन करनी है तो कर सकते हो, नहीं तो डेफिनेशन लिखवाती हूँ मैं आपको जो आप लिखोगे एग्जाम में। इरेज कर दो इसको। Definition: the probability of occupation occupation shows how likely it is for a given energy level to be occupied. सेम ही बात है, जैसे मर्जी घुमा फिरा के बोल दो। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन क्या बताती है, किसी भी कोई भी एक एनर्जी लेवल जो है कितना ऑक्यूपाइड है वो बताता है। या फिर आप सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने लिखवाई थी, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल टू बी ऑक्यूपाइड। जैसे मर्जी लिख लो, समझ आनी चाहिए आपको बात। इसको आप FE सिंबल से डिनोट कर रहे हो, ये सिंपल है टर्मिनोलॉजी। अच्छा, जो फर्मी एनर्जी है ना उसको आप EF से लिखते हो, तो ये कंफ्यूज मत होना। EF जो है वो फर्मी एनर्जी है, सिंबल है, चाहे आप कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, बट फिर भी अगर यही सिंबल यूज करना है तो इन दोनों में मिक्सअप मत करना चीज को। जो FE है वो मैं यूज कर रही हूँ ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी के लिए, और EF जो है वो फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी लेवल। Probability of occupation shows how likely it is for a given energy level to be occupied. तो हम FE के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देखो पार्टिकल्स किस किस तरह के हैं, एटम्स में हमारे पास, मॉलिक्यूल्स में फोटॉन्स, फोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स और भी हैं। तो हमने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी सिस्टम पे, किसी भी एनर्जी लेवल पे कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके लिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक बकायदा लंबी चौड़ी डेरिवेशंस हैं जो तो इन पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बोज आइंस्टाइन ने दी। बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन इनकी अलग कर्व बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया गया। इनको बोसोन्स बोल देते हैं इन पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको फर्मियंस भी बोलते हैं, और ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ये क्या फॉलो करते हैं, FD स्टेप्स या फिर FD डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिराक, आप ये नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका भी सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया, सिर्फ एक आपको एक, जैसे आपने बाकी टॉपिक्स किए थे उनका भी जस्ट एक स्टडी किया था कि हो क्या रहा है, कर्व स्टडी करेंगे आप। डेरिवेशन जो है मैथमेटिकल्स, उनसे आपका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी। तो बीकी स्टैट्स जो है बोसोन्स जैसे एटम मॉलिक्यूल्स, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बीकी ने बताई बोज आइंस्टाइन
डिस्ट्रीब्यूशन में बताई, इन पार्टिकल्स को बोसॉन्स बोलते हैं। इनकी स्टडी नहीं करोगे आप आपका जो मेन कंसर्न है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेन रोल है उनका कंडक्शन में। तो आप स्टार्टिंग से जो ये यूनिट है उसमें आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन ऑफ अ मटेरियल स्टडी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए आपको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना पड़ेगा। मैं डेफिनेशन इरेज कर रही हूँ। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, or occupation of electrons is given by statistical mechanics, using Fermi-Dirac distribution। तो फर्मी फंक्शन जो था फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगी अभी 1 बाय, इसकी एक एक टर्म को समझिए आप, E माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। ये चीज लिखो पहले, फिर बताती हूँ। ये हो गया आपके पास एफ टी जो है ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन of electrons having energy E। ये ई एफ क्या है? अभी मैंने बताया कि एफ ई और ई एफ में कंफ्यूज नहीं होना। ई एफ क्या है? ई एफ क्या है? फर्मी एनर्जी। ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कई जगह के और इसके सबस्क्रिप्ट नीचे स्मॉल बी लिखा होता है, तो सिंबल है जैसे मर्जी यूज कर लो, छोटा सा बी डालना है नीचे वो भी डाल दो। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपने मैम टी टेम्परेचर है। हाँ बिल्कुल, ये टेम्परेचर है। इस एक्सप्रेशन को स्टडी करना है आपने अलग अलग लेवल के लिए। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे आते हैं ताकि आपको ये चीज, ये एक्सप्रेशन जो है आपको समझ में आए। कितना नोट डाउन करो, फिर समझाती हूँ। दो लेवल, दो बैंड्स स्टडी किए थे आपने, बाद में आपने ये बैंड्स की जगह सिंपल लाइन के साथ ड्रॉ कर दिया था। ये हो गया EC और ये हो गया EB। इससे यहाँ पर एक लेवल कंसीडर कर लो E1, ये E1 है इन बैलेंस बैंड। यहाँ पर कोई लेवल कंसीडर कर लो E2 इन कंडक्शन बैंड। लेट E1 जो है वो एनर्जी लेवल है इन बैलेंस बैंड, E2 कोई भी एनर्जी लेवल है इन कंडक्शन बैंड। तो अगर आपने इसकी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी चेक करनी है इस लेवल की या फिर E2 लेवल की, तो क्या करोगे? सिंपल जो आपका एक्सप्रेशन था उसमें बाकी चीज तो कांस्टेंट ही है लगभग। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी FE इज इक्वल टू 1 बाय एक्सपोनेंशियल
E माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। इसमें जब आप इवन स्टेट के लिए मतलब बैलेंस बैंड के लिए कंसीडर करोगे तो बैलेंस बैंड यहाँ पर ई की जगह E1 कर दोगे। कंडक्शन बैंड के लिए जब ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी देखनी है, बाकी चीज तो कांस्टेंट है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर आप फिक्स रखोगे, जैसे जीरो टेम्परेचर पर अगर चेक कर रहे हो तो T0 या कोई फाइनाइट टेम्परेचर है तो T पुट करोगे, EF फाइनाइट है। E1 लेवल की ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पर T1 आ जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड में कौन सा लेवल है E2, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पर E2 अच्छा, ये जो +1 है ना, ये टर्म ऐसे है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर x और इसके साथ 1 है, x +1 नहीं है ऊपर, kt +1 नहीं है, ये इस तरह से है, e के ऊपर टर्म है, साथ में +1 लिखा हुआ है। गलती मत करना। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अब आगे चलते हैं। ये तो था एक सिंप्लीफाइड फॉर्म समझने के लिए। अब जो लिखना है आपने वो पहले डेफिनेशन के बाद फिर वो फर्मी डिराक फंक्शन का फॉर्मूला लिखोगे, फिर दो केस बनाओगे। अभी आप देखोगे दो केस कैसे बनाएंगे। ये नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दो इसको। नो मैम, 2 मिनट। ओके, यस मैम। यस मैम। तो दो केस बनाएंगे आप। केस 1 उस साइड डायग्राम बना लेंगे। चलो केस 1 है कि जब टेम्परेचर जो है व्हेन T इज 0, आपने स्टडी किया था जब आपने डिस्टिंक्शन बिटवीन इंसुलेटर मेटल्स और सेमीकंडक्टर किया था, तो आपने एक टेम्परेचर के साथ मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि जो T0 के ऊपर, T0 केल्विन के ऊपर जो वैलेंस बैंड है वो ऑक्यूपाइड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। ये चीज लिखवाई थी मैंने, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज देख रहे हैं आप। तो इस 0 के टेम्परेचर पे आपने देखना है कि ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, इस स्टेट की ऑक्यूपेशन कितनी है और कंडक्शन बैंड की ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लेवल्स जो हैं उसकी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो केस बनाएंगे T0 के ऊपर। पहले अगर ये फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। हाईएस्ट एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी इधर को है तो ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by electrons is called Fermi level। होता क्या है फर्मी लेवल पे, हाई ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ये हाईएस्ट लेवल है इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना ज्यादातर, वो बैलेंस बैंड के अपर पोर्शन में होती है। कैरियर्स, या तो कैरियर्स इसके अपर बैंड में होते हैं, इसका लोएस्ट पार्ट खाली होता है, या यहाँ पर होते हैं, इसका अपर पार्ट खाली होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि एक लेवल ड्रॉ किया जाता है जहां पर ऑक्यूपेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर मैक्सिमम है और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये बीच में, इन दोनों के बीच में एक लाइन सिंपल ये ड्रॉ की होती है, ठीक है, ये EF है।
तो अगर T0 के ऊपर अगर मैं मान लूं कि E जो है एनर्जी EF से कम है, ये है फर्स्ट केस, मतलब EF से एनर्जी जो है आपकी कम होगी। मैं पहले केस फर्स्ट केस वन ये है, केस टू ये स्टडी करेंगे जब एनर्जी EF से ऊपर होगी। फिर थर्ड केस बनाएंगे जब एनर्जी EF के इक्वल ही होगी। 3 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस है जब T0 है और एनर्जी आपकी EF से कम है, मतलब मैं नीचे वाले स्टेट्स की ऑक्यूपेशन चेक करने जा रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। FE का फॉर्मूला बोलो पहले, तो बोलो। 1 upon exponential E minus EF divided by KT प्लस T +1 plus 1. ठीक है। अच्छा, ये तो समझाने के लिए था सिर्फ कि फर्मी एनर्जी EF क्या है, उसके लिए मैंने ये सिंपल लिखा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ये तो नहीं नोट डाउन करना ना? No ma'am. मेरे जो केस लिखने हैं पहले वो स्टडी कर लें, ये तो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी में ये 3 केस बनेंगे। तो इसमें देखो E लेस देन EF होगा और T 0 होगा। ये तो डिनोमिनेटर में तो 0 बन गया। अब E कम है EF से, मतलब ये वैसे तो 1/0 ये बनना ही था, ये चीज 0 थी। 1/0 कितना होता है? 1/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाना था। ये चीज बताओ ये क्लियर हुई कि नहीं? इसमें ये माइनस, ये वाली चीज E बड़ा है, सॉरी E छोटा है, EF बड़ा है, तो ये बड़ा है, माइनस वाला रकम ये वाली बड़ी है, तो ये बड़ी है और T 0 है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। और ये EF बड़ा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, +1। अब इसको कैसे लिख सकते हो? ये जो 1/, ये जो E माइनस इन्फिनिटी है, इसको आप ये चीज लिख सकते हो E इन्फिनिटी, और 1 एक्सपोनेंशियल टर्म को की पावर इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/∞ कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ पर लिख दो, ये 0 + 1 = 1। ये केस 1 हो गया। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास? 1। कब? जब एनर्जी जो थी, जो आपके लेवल जो था, ऐसे स्टडी करने के आप एनर्जी इधर है, ये EF लेवल था, तो नीचे वाले लेवल के लिए ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। अगर हम साथ साथ में ग्राफ ड्रॉ करते चले ना, कि इधर वाली साइड एनर्जी है और एक्स एक्सिस में आपने ड्रॉ कर दिया ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी FE। यहाँ पर लेवल जो था आपका बना दिया मैंने EB, और ये लेवल बना दिया EC, इसको EC लिख लो, तो अगर मैंने, और इसके बीच में क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल, तो TF। तो अगर एनर्जी EF से कम है, टेम्परेचर 0 पे नीचे वाले लेवल्स ऑक्यूपाइड होंगे। अब ये एक्स एक्सिस पे ये 0 पॉइंट है, मान लो यहाँ जैसे को 1 है, तो मतलब EF से नीचे वाले लेवल ये सारे बैलेंस बैंड में, यहाँ पर ये चीज फिल्ड है। अब क्या करेंगे? आप EF के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करोगे और एक कंडक्शन पॉइंट के ऊपर पॉइंट ड्रॉ करोगे, फिर कर्व बना लोगे, या भी इतना ड्रॉ होगा ऐसे। अभी देखते हैं EF पर एक पॉइंट चाहिए, EC के ऊपर पॉइंट चाहिए कर्व बनाने के लिए। अब केस 2 देखते हैं। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट लिखो, FE = 1, और साथ में लाइन लिखो एक, इट मीन्स at T = 0 all levels
below Fermi level are occupied. इसके नीचे वाले लेवल्स जो हैं ऑक्यूपाइड हैं. Fe इज इक्वल टू यहाँ पर 1, तो ये नीचे वाले लेवल्स ऑक्यूपाइड हैं. अब केस 2 पढ़ेंगे. केस 2 में क्या है, T इज इक्वल टू 0 और E ग्रेटर देन EF कर दोगे. ये नोट डाउन कर लिया, तो इसके में मैं चेंज कर रही हूँ. कर लिया नोट डाउन? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. ओके, इसे में मैं कर दूंगी यहाँ पर केस 2 और E ग्रेटर देन EF कर दूंगी. एक्सप्रेशन ये रहेगा, इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी. केस 2 T 0 है, E ग्रेटर देन EF. पहले लेस देन EF किया था एनर्जी, अब EF से एनर्जी ऊपर वाले बैंड की स्टडी कर रहे हैं. कंडक्शन बैंड में देखते हैं कि कंडक्शन बैंड की ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो आपको पता ही है, वैसे 0 केल्विन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं. बैलेंस कंडक्शन बैंड खाली है, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे पड़े हुए हैं एट 0 केल्विन. तो Fe, अब इस केस में E बड़ा है, बड़े में से ये छोटी चीज माइनस करोगे, बट टेम्परेचर 0 है, बनेगा जैसे ही E 1/0. तो 1/0 जो है वो इन्फिनिटी हो गया. E इंफिनिटी प्लस 1, मतलब इंफिनिटी प्लस 1, तो 1/infinity इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ जाएगा 1/infinity कितना हो गया, 0. तो Fe कितना हो गया, 0. कब, जब एनर्जी जो थी ये ऊपर वाले लेवल्स के लिए. अब ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी 0 ये है, तो मतलब कंडक्शन में कौन सा पॉइंट आ गया, ये. तो मतलब यहाँ से लेकर वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी क्योंकि 0 है और यहाँ पर 1 है, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट ये. अब फर्मी एनर्जी पे कौन सा पॉइंट पे लाई करेगा वो देखते हैं. और यहाँ पर लिखो एट T0 all the levels above Fermi levels are empty, लिख लो, vacant लिख लो, not occupied लिख लो, are vacant, कुछ भी लिख लो. ऊपर वाले लेवल्स खाली होंगे. अब थर्ड केस करेंगे. ये बताओ, ये हो गया. फिर EF के ऊपर जब एनर्जी E इज इक्वल टू EF होगी, उसके हो गया. अब यहाँ पर E इज इक्वल टू EF कर दो. E इज इक्वल टू EF, मतलब ये भी E है, ये भी E है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब क्या है, E 0 हो गया. तो E 0 कितना होता है, 1. E रेज़ टू पावर 0 1. ठीक है, तो ये E0 1 हो गया प्लस 1 1/2. तो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, 1/2. Fe इज इक्वल टू 1/2. मतलब जब EF जो है 1/2, अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे यहाँ जैसे 1/2 पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, तो कंडक्शन बैंड ये 0 है, मतलब ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी जब EF से एनर्जी ऊपर है, तो ये पॉइंट था. और Fe पे 1 की प्रोबेबिलिटी जब EF से नीचे के लेवल चेक कर रहे थे, और EF के ऊपर हाफ ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी हाफ. तो ये तीनों पॉइंट्स को मिला दिया मैंने ऐसे करके, ये कर्व. अब ये कर्व जो है, अब टेम्परेचर यहाँ पे चाहे कुछ भी था, यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 का केस रहने दो, क्योंकि यहाँ पे चाहे 0 था चाहे नहीं था, बट E EF के इक्वल ही हो गया, तो यहाँ पर तो 0 ही हो गया. टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी होता, जो न्यूमरेटर था वो 0 ही हो गया आपका. तो मतलब एट T फाइनाइट, तो ये T जो था वो फाइनाइट. किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी ये कितनी आ गई, हाफ. तो यहाँ पर लाइन लिखो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो फर्मी लेवल
11:30 हो गया आपके ना. ये लास्ट लाइन लिखो फटाफट. फर्मी लेवल इज द अटेंडेंस. कोई ले रहा है तो मैं लाइन लिखवाऊं. अटेंडेंस कौन लेगा? स्क्रीनशॉट सीआर शॉट्स ले लो. सीआर तो निश्चल है प्रेजेंट. मैं ले या देता हूँ मैम. आप चलो. नमन ले रहा है अटेंडेंस. कौन ले रहा यस भेजता हूँ. है? ओके ठीक है. आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं ये लाइन लिख देती हूँ. फर्मी लेवल इज द state at which probability of electron occupation is half at any temperature. At any temperature above 0 Kelvin. Above 0 Kelvin. अगर ये भी 0 हो जाएगा तो 0/0 हो जाएगी ना फॉर्म. अगर ये भी 0 था ये भी 0 तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें स्पेशल एट एनी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन.